संगीत का सफर आपने कहाँ से शुरू तो चीज देखी संगीत में या पहला कोई इंस्ट्रूमेंट देखा वाद्य यंत्र तो मैंने तबला। नीलेश जी क्या सुनना चाहेंगे आप? मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है एक प्यार का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नीलेश पटदार। एक बार फिर से स्वागत है आपका डिप टॉक विद नीलेश में। दोस्तों, कहते हैं कि कला जो है उम्र की मोहताज नहीं होती। आज एक ऐसे ही युवा कलाकार हमारे बीच उपस्थित है जिन्होंने शास्त्रीय संगीत और वाद्य में एक महारत हासिल की है। मैं स्वागत करना चाहूँगा चंदन दास जी बैरागी का, जिन्होंने अपने गांव के साथ साथ हमारे क्षेत्र का भी नाम ऊंचा किया है। दूरदर्शन का मंच हो या उज्जैन का विक्रम संवत का बड़ा मंच, उन्होंने वहां भी अपनी छाप छोड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। चंदन जी, सबसे पहली बात तो हमें ये बताइए कि इतनी कम उम्र में संगीत का सफर आपने कहाँ से शुरू किया? देखो, स्टार्टिंग में जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी के साथ मैं जाता था, तो उस टाइम पे ऐसा कोई मन में लोड नहीं था कि हमको करना ही है या कुछ सीखना ही, बस ऐसे शौक से जाते थे। तो शुरुआत में मैंने पहली जो चीज देखी संगीत में या पहला कोई इंस्ट्रूमेंट देखा वाद्य यंत्र तो मैंने तबला देखा, क्योंकि मेरे पिताजी एक प्रोफेशनल तबला वादक थे जी, और आज भी है। तो वो बहुत अच्छा तबला प्ले करते थे। तो जब मैं उनके सामने बैठता था तो मेरी मम्मी डांटती भी थी कि नहीं करना, अच्छी बात नहीं है, पढ़ाओ लिखाओ। तो ज्यादा मेरी मम्मी का फोकस उस चीज पे रहता था कि पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा ध्यान शुरू से उसी में था, क्योंकि कहते ना कि पैतृक चीजें भी कुछ होती है, तो खून में ही वो बात थी। तो शुरू से मुझे तबला पसंद था और मैंने 15 साल से तबला बजाया है। तो शुरुआत में जब मैं तबले बजा रहा था तो फिर मेरे पापा की इच्छा हुई कि 12th पास करने के बाद कि मेरे को कोई संगीत महाविद्यालय में अच्छे गुरु से तालीम मिले जी, क्योंकि कहते हैं ना कि घर का घर में नहीं सीखा जाता है। तो वैसे मेरे पिताजी ने सोचा कि हम संगीत महाविद्यालय में कहीं भेजें। तो मंदसौर का जाना माना महासंगीत विद्यालय है, वहाँ पे भेजने की तैयारी हो रही थी। लेकिन हम एक इवेंट पे गए थे, पापा और हम दोनों साथ में। तो वहाँ पे हमको एक ऐसे ही एक हमारे समाज के गुणीजन व्यक्ति मिले। तो उन्होंने कहा कि यार वहाँ मत भेजो, और हमारे निगाह में बहुत एक अच्छे आर्टिस्ट हैं जो नेशनल आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा हारमोनियम सीख रखा है और नेशनल बजाया भी है और नेशनल जीता भी है। तो उनका नाम है श्री डॉक्टर ब्रह्मानंद जी गंधर्व, और वो मेरे गुरुजी है। कहाँ से? वो मोरदा से हैं और अभी फिलहाल में वो खाचरोद में जॉब कर रहे हैं, और बहुत बड़ी एकेडमी उनकी, काफी तादाद में उनके पास बच्चे सीखते हैं जी। तो ऐसे ही वहाँ मुलाकात हुई तो कि मैं आपसे मिलवाता हूँ। तो वो भी जावरा किसी काम से आए हुए थे, तो हम वहाँ मुलाकात हुई। तो पहली बार मैंने उनका तबला सुना था, तो मैं ऐसा शौक सा हो गया था कि यार ये ऐसा भी बजाना होता है। तो उस दिन से मुझे इतनी लगन हुई। तो वो बचपन से लगाकर और जब तक मैंने गुरु से सीखा, ये टोटल मिला के कम से कम मैंने 15-16 साल तक तबला बजाया है। आपने जो अपने जीवन का पहला प्रोग्राम किया होगा, हाँ, कौन सा प्रोग्राम किया और क्या आपको अंदर से डर महसूस हुआ था? शुरुआत में जब मैं बजाता था तो लोग मुझे उठा देते थे, जैसे पापा कभी थोड़ी देर के लिए बिठा देते कि बजाओ बजाओ। तो वो इतना प्रेशर नहीं आता था हाथों में, सफाई नहीं आती थी। तो फिर धीरे धीरे मैं फ्रस्ट्रेट भी हुआ। बाद में जब अच्छे गुरु से जब तालीम ली मेरे गुरुजी से, तो उसके बाद उन्होंने भी इतना अच्छा मुझे दिया है, उनका आशीर्वाद बना रहा। और मैंने काफी रियाज भी किया है। मॉर्निंग में मैं 4-4 बजे उठ के बजाता था, तो आस पड़ोस वाले भी डिस्टर्ब होते थे। तो सबको ऐसा लगता था कि क्या लेके बैठ जाता है रोज, अब कोई बोल नहीं सकता था। पड़ोसी के नाते कोई ज्यादा कहते नहीं थे कुछ भी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी, और फिर मैं कपड़े डाल के बजाता था ताकि कम आवाज आए। जैसे मोटा वाला टॉवेल होता ना, तो वो डाल लेता था तबले में ताकि कम आवाज आए और उंगलियों की तैयारी होती रहे। तो मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को समय दिया तो मेरा तबला है। और तबले के बाद फिर धीरे धीरे ऐसा इच्छा हुई कि कुछ नया सीखे, तो फिर धीरे धीरे हारमोनियम पे हाथ गया, फिर धीरे धीरे पियानो पे गया, हारमोनियम पे गया, फिर से माउथ ऑर्गन पे गया, फिर सैक्सोफोन पर गया, और फिर धीरे धीरे बेंजो, और ऐसे करके मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट को धीरे धीरे सीखना प्रारंभ किया। अच्छा, स्कूल टाइम से ये सपना था या आपको कुछ और ही बनना था, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर या किसी सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना था? नहीं जी, बचपन से तो मेरा सपना था कि डॉक्टर बनूं जी। लेकिन जब संगीत में मैंने ये चीजें देखी कि बड़े बड़े मंचों पे ऐसा मान सम्मान मिलता है, हम ऐसे बजाते हैं तो इतना अच्छा आनंद आता है, लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और एक खुद का जो आत्मीय आनंद होता है, हम अंदर की बात बताते हैं, अंदर की फीलिंग, तो वो बड़ा बेटर फील करवाती थी मेरे को। तो उसको लेके मुझे वो ऐसा लगा कि धीरे धीरे वो सपना जो है मेरा पीछे चला गया डॉक्टर वाला, और पढ़ाई में भी इतना ज्यादा मन नहीं लगा। तो मैं सिर्फ ग्रेजुएशन किया मैंने पढ़ाई में, बाकी जितना भी मुझे करना था मैंने फिर संगीत में ही
संगीत आगे में जाना किया, पसंद किया। संगीत में किया। हाँ। आपका ऐसा कोई किस्सा पहला है जो आप शो करने गए हो और आपको लगा हो कि यार क्या होगा आज, क्या होगा, कैसे करेंगे? शुरुआत में मैंने जब तबला बजाया था तो एक नॉर्मली भजन कीर्तन में तबला बजाते तो इतना तो मैं सीख ही गया था, लेकिन एक अच्छे जाने माने आर्टिस्ट के सामने जब मैं बैठा तो वहां पे मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या गाएंगे क्या बजाएंगे, तो थोड़ी नर्वस में हुआ, लेकिन बिगड़ा भी काम। और कई बार ऐसा लगा भी है कि बिगड़ रहा है, सामने वाले को भी लगा, हमको भी लगा। तो फिर धीरे धीरे वो नर्वस वाला जो चीजें होती है ना वो खत्म होती गई, धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ धीरे धीरे फिर लगने लगा कि अपन कर लेंगे। फिर कुछ मेहनत भी थी, और जितनी बार गिरा या जहां से मुझे ऐसा लगा कि अपने से नहीं बज रहा है तो वो चीजें फिर मेरे को और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट करती है। अच्छा, ऐसा होता ना कभी कि जैसे अपन कोई नया काम शुरू करते हैं, वैसे तो किसी को महारत हासिल नहीं होती है, धीरे धीरे आदमी करता जाता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं लोगों ने बोला होगा कि क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ये अच्छी चीज नहीं है, नेगेटिविटी मिली होगी लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल मिली है। शुरुआत में रिश्तेदार और सब ये कहते थे और आस पड़ोस वाले भी कहते थे, और एक्चुअली मैं गांव से बिलोंग करता हूँ तो गांव में इतना ये होता नहीं है कि क्या है ये गाना बजाना। शहर के लोग थोड़ा बहुत समझते भी उस चीज को। तो शुरुआत में सबने कहा क्या है ये, इतना क्या ही कर लेगा इसमें, नहीं कुछ नहीं होता है संगीत से, आजकल पैसा बहुत जरूरी है। तो थोड़ा बहुत होता था, लेकिन पापा का शुरू से था कि मैं जितना अच्छा बजाता था तो पापा काफी खुश होते थे। और धीरे धीरे मेरी मम्मी भी सपोर्ट करने लग गई थी। और फिर धीरे धीरे मैंने पहली बार जब शादी पार्टी में गाना स्टार्ट किया था तो पहला लैपटॉप मेरी मम्मी ने मेरे को लाके दिया, गिफ्ट दिया। हाँ, कि ट्रैक कैसे बजाएंगे। उस जमाने में जब यूट्यूब का टीवी में ऐड आता था, यूट्यूब चला नहीं था उस टाइम, विंडोज फोन या ऐसे यूज कर रहे थे लोग, तो मेरे पास भी कीपैड मोबाइल था। तो ट्रैक पे हम गाएंगे तो ट्रैक कहाँ से लेंगे, तो मैंने फर्स्ट बार जब ट्रैक खरीदी तो मंदसौर में 5 रुपए में एक ट्रैक मुझे मिली थी उस टाइम पे। तो फिर वो सारा डेटा मैंने लैपटॉप में कलेक्ट किया और फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। अब तो खैर आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारी कराओके मिल जाती है। तो अच्छा, ऐसी कोई घटना जो आपके घर वालों को भी नहीं पता हो, सिर्फ आपने अपने अंदर छुपा रखी हो और आप बताना चाहो? संगीत से रिलेटेड है ना? हाँ, संगीत से पर्सनल लाइफ की होगी तो भी चलेगी। देखो पर्सनल लाइफ की तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से खुली किताब रहा हूँ। मेरे जीवन में जितने भी दौर आते हैं या आने वाले होते हैं तो मम्मी पापा को पहले पता चलता है, क्योंकि मम्मी पापा क्या है कि मम्मी पापा की तरह नहीं रहे मेरे साथ, शुरू से फ्रेंड की तरह रहे। फ्रेंड की तरह रहे। तो ऐसा लगता नहीं कि कभी इनको बताना नहीं चाहिए, दिल कहता है कि बता देना चाहिए, तो पता वैसे चल ही जाता है। पर संगीत में यूं देख के चले तो मेरी काफी इच्छा थी कि और भी आगे तक करें, और अभी भी वो मना नहीं कर रहे। लेकिन फिर एक जीवन का ऐसा दौर आ जाता ना, कहते ना कि अब पैसा कमाना चाहिए। तो कुछ समय बाद मैं भी एक थम सा गया था, और बीच में मेरे 3-4 साल ऐसे निकले भी है जो मैं बिल्कुल जहाँ का जहाँ ही रह गया था। फिर मैंने बाद में सोचा कि ये जिंदगी निकलती जा रही है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो बाद में जब ये दूरदर्शन पे प्रोग्राम देना और मेरे गुरुजी के साथ विक्रमोत्सव में बजाना, और अभी भी हम बहुत बड़े प्रोग्राम में वापस बजाने वाले हैं, तो ये चीजें फिर अब आई है कि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हाँ, तो वो धीरे धीरे फिर अब आ रहा है वो चीज। अच्छा, मध्य प्रदेश दूरदर्शन पे भी आपको मौका मिला था? जी जी, उसके बारे में कुछ बताइए। मध्य प्रदेश दूरदर्शन पे तो क्या है, वैसे तो गाना बजाना सभी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग काफी बारीकी देखते हैं। हाँ। और ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है कि उनके थ्रू मुझे वहां जाने का मौका मिला, नहीं तो ऐसे कोई जा नहीं सकता है। और बहुत अच्छा लगा मुझे वहां पे गा के। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि संगीत की कद्र वही करता जो संगीत समझता है। जब हम फर्स्ट बार रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मैं नर्वस था, क्योंकि एक तो हम लाइव प्रोग्राम करते हैं, तो यहाँ तो क्या है कि ऑडियंस का, एक आर्टिस्ट को इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि ऑडियंस में जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो इतना तो हम कर ही लेंगे कि ऑडियंस का दिल जीत ले। लेकिन जहाँ रिकॉर्डिंग होती है वो लोग खुद गुणीजन आर्टिस्ट होते हैं, वो सब समझते हैं बारीकी को। और वहाँ पे अच्छे अच्छे शास्त्रीय संगीत कलाकार वाले जो भी जितने भी शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं वो सब आते हैं। तो नर्वस जितना मैं जिंदगी में वहाँ हुआ इतना कहीं नहीं हुआ। तो शुरू बार में मैंने फर्स्ट बार में रिकॉर्डिंग, फर्स्ट मेरा सॉन्ग चला तो मुझे लगा कि मैं अच्छा नहीं गा पा रहा। तो मैंने जब मना करा ना तो अंदर से उन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया कि नहीं सर, आप तो जितनी बार आपको लगे कि मैं श्योर नहीं हूँ आप रिकॉर्डिंग कट करवा सकते हो। तो मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लगी, नहीं तो मना कर देते बहुत सारे लोग कि यार ये क्या चीज है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आप तो तैयारी करके आइए। लेकिन जितनी भी बार मैंने मना किया उन्होंने ना कोई चिड़चिड़ापन, मतलब मुझे अच्छा लगा दूरदर्शन पे जाके, कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आपका पसंदीदा जो गायक कलाकार? मेरा पसंदीदा गायक कलाकार तो वैसे तो मैं सभी कलाकार को पसंद ही करता हूँ क्योंकि सारे कलाकार अच्छे गाते हैं, लेकिन मुझे चंदन दास जो गजल गायक, जिनकी अभी मैंने दूरदर्शन पे गजल गाई थी, उनकी गजलें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो एक मशहूर गजल गायक हैं और दुनिया में एक सितारा है।
तो उन्हीं की गजल में दूरदर्शन पे गा के आया था, और उनकी गजलें, सारी गजलें मुझे अच्छी लगती आप उसी तर्ज पे चल रहे हैं क्योंकि आपका नाम भी चंदन दास ही है। है। खैर नाम का ऐसे कोई इशू नहीं है, पर कुछ गजलें उनकी मैंने से सुनी, जैसे मैंने मुंह को कफन में छुपा जब लिया, एक ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं, और एक वो गजल है ना, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, तो वो गजल मुझे काफी छू के गई थी, तो इसलिए मैं ज्यादा उनकी गजलें सुनता हूँ, उनकी पसंद करता हूँ। और आपका फेवरेट वाद्य यंत्र? फिलहाल तो मेरा फेवरेट वाद्य यंत्र शुरू से तबला ही रहा है। हाँ। पर अभी लेटेस्ट अभी वर्तमान की बात की जाए तो सैक्सोफोन में मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने बाद में शुरू किया, और इसमें जितना मुझे ऑडियंस की तरफ से क्रेज मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, और जितना लोग अट्रैक्टिव तरीके से मुझे देख रहे हैं, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा फील करवा रहा है, और बजाने में भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ी सी झलक दें सैक्सोफोन में। तो नीलेश जी क्या सुनना चाहेंगे आप? मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, एक प्यार का नगमा है, अगर वो सुना दे तो मजा आ जाए। जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं। बहुत शानदार बजाते हैं आप। कोशिश करते हैं, देखो सीखते हुए हैं, और अभी भी सीख ही रहे हैं जीवन में। और मेरे मायने में, जैसे अभी आपने पूछा था कि सैक्सोफोन, हाँ। ये बहुत डिफिकल्ट साज मैं मानता हूँ। तबला हम घर से सीख के जाते हैं तो यूं लगता है कि बजा ही लेंगे, हालांकि तबला भी काफी डिफिकल्ट है, उसमें भी इतना बजाना है कि खत्म नहीं होता कि सामने वाला क्या चीज सुना दे हम क्या। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डर ये रहता है कि ऐसा नहीं हो कि मंच पे बिगड़ जाए, ये सबसे बड़ी बात रहती है, क्योंकि कभी कभी माउथ पीस सेट नहीं होता है, कभी हम फूंक मारते हैं, ब्लो करते हैं, सांस लेते हैं, तो कभी कभी मिस्टेक होती है इसमें। तो एक तो इस इतने वजन वाले इंस्ट्रूमेंट को उठा के बजाना, खड़े खड़े बजाना, मैं मानता हूँ कि ये पहाड़ काम है मेरे लिए। फिर भी पसंदीदा चीजें इसलिए बजानी पड़ती है। फिर भी बजानी पड़ती है। अच्छा, मैं समय को देखते हुए मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारे युवा साथी हैं जो अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जिनके सपने जो उनके मन के अंदर ही दबे रह जाते हैं, वो किसी कारणवश अपनों को नहीं कह पाते या किसी समस्या के कारण वो कर नहीं पाते, तो ऐसे युवाओं का आपका क्या संदेश है कि वो कैसे आगे बढ़े? जी देखिए, जो युवा जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं जी, और पढ़ना भी चाहते हैं, देखो बहुत सारे लोगों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे जो लोग म्यूजिक सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, या कोई अदर फील्ड के भी हो, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई बहुत काम आती है आगे। जैसे मैंने एक सोनू निगम जी का इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जी मैं म्यूजिक से बहुत कुछ कर लूंगा, तो हर बार म्यूजिक से आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीवन में अर्थ बहुत जरूरी चीज है। तो पढ़ाई बाद में जाके बहुत काम आती है, जैसे कि मेरे लिए आई है। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ करना है, तो मेरा ये मानना है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ एक हुनर सीखना जरूरी है। जरूरी नहीं कि वो म्यूजिक ही हो, आप पेंटिंग ले लीजिए, या म्यूजिक ले लीजिए, या कोई हस्तकला ले लीजिए, शिल्प कला ले लीजिए, क्योंकि आपने देखा था अभी कोरोना काल आया था, तो ऐसे समय भी आते हैं जीवन में जब आर्ट आपको बहुत काम देती है। और मैं इस कोरोना काल में अगर मैं किसी चीज से कुछ कर पाया हूँ थोड़ा बहुत भी, तो म्यूजिक ही रहा है। तो मेरा तो यही कहना मानना है कि जैसा भी हो, आर्ट आपको सीखना चाहिए। पढ़ाई के साथ एक हुनर हर इंसान को सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाई में अगर आपको नहीं सफलता मिल रही है, तो वो हुनर आपको पीछे नहीं जाने देगा। अर्थ से भी और नाम शोहरत से भी, और आपकी जो हॉबी है, आपको सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आदमी अंदर से फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मैंने अच्छी तैयारी करी, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, और उसके बाद मैं कोई जॉब करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, या बहुत बड़ी पोस्ट पे जाना चाहता हूँ, अगर पढ़ाई के माध्यम से वहां नहीं भी जा पाया हूं, तो हुनर से आदमी अपना घर भी चला लेगा, और खुद की हॉबीज जो होती है तो वो अपने
अंदाज में अपनी जिंदगी जी लेगा। अपने अंदाज में अपनी हाँ, जिंदगी ये ये तो बहुत सही बात कही आपने। जी आज का जो कीमती समय आपने दिया है जी, हमें, जी। और आपने जो संगीत के बारे में वाद्य यंत्रों को जो बजा के सुनाया, आज जी। हमें बहुत मजा आया। आप ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहे, हंसते बिल्कुल, रहे, धन्यवाद। मुस्कुराते रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके हमेशा साथ है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज की हमारी बातचीत आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही कलाकारों की कलाओं की कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए डिप टॉक विद नीलेश। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।